नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे खबरें खेती में कि क्या है आज खास। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि रोड मैप के अंतर्गत सूबे में डिजिटल कृषि निदेशालय का होगा गठन। बरसात में मुर्गियों के बाड़े का रखे विशेष ख्याल। और YouTube से खेती सीख राकेश कुमार बने सफल किसान। अब खबर विस्तार से। किसानों के लिए तकनीकी नवाचार को नई दिशा देने और बिहार को आगे बढ़ाने में डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना के लिए पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिली। इससे किसानों को रियल टाइम सेवाएं और तकनीकी नवाचार का लाभ मिलेगा। कृषि रोड मैप के अंतर्गत सूबे में डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन होगा। डाटा आधारित निर्णय से उत्पादकता तो बढ़ेगी, साथ ही योजनाओं की पारदर्शिता भी होगी। राज्य में किसानों को रियल टाइम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार, फसलवार आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता का पुनर्अनुमान, किसान आधारित सेवाओं के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकियों का समावेश तथा कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए डेटाबेस का एकत्रित करने के लिए एक नया डायरेक्टरेट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग के अधीन डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन, एक नया निदेशालय का गठन किया जाएगा, डिजिटल कृषि निदेशालय। बरसात के मौसम में नमी रहने के कारण मुर्गी के चूजे में बीमारी होने की संभावना रहती है। इसलिए मुर्गी पालकों को सलाह दी जाती है कि मुर्गी के बाड़े का खास ख्याल रखें। बाड़े में लकड़ी की कूनी को समय समय पर बदलते रहें ताकि उसमें सूखापन बना रहे। बरसात के दिनों में मुर्गियों और चूज़ों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों तापमान गिरने की वजह से वातावरण ठंडा और नम हो जाता है, जो मुर्गियों या चूज़ों के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे में बाड़े का उचित प्रबंधन ज़रूरी है। खासकर मुर्गियों के बाड़े की साफ सफाई और सूखापन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बाड़े की फर्श पर सूखी लकड़ी का बुरादा या कुन्नी, भूसा या रेत बिछाकर रखना चाहिए, और यदि वह गीला हो जाए तो तुरंत उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि नमी से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाउसिंग की जहाँ तक बात है तो अपने चूज़ों की हाउसिंग आप बहुत अच्छे से करो, क्योंकि चूजे जो होते हैं, चूजे को ये मौसम बहुत नुकसानदायक है। और जो बढ़ते हुए मुर्गे हैं, जैसे 1 महीने तक वो चूजे रहते हैं, जस्ट उसके बाद वयस्क अवस्था में जाते हैं, तो उस समय कॉक्सीडियोसिस के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो जो आपके घर के अंदर सॉडस्ट है, जिसको लकड़ी का कुन्नी कहते हैं, उसका प्रबंधन बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर की अगर आप पता करना है तो मॉइस्चर आप अपने लकड़ी के कुन्नी को एक मुट्ठी में उठाओ। मुट्ठी में उठाने से क्या होगा, अगर वो ढेले की तरह या पत्थर की तरह बनती है तो आप समझ जाना कि आपके सॉडस्ट में बहुत सारे मॉइस्चर हैं, तो उसे हमें मॉइस्चर फ्री करना है। सॉडस्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं हाथ से उठाऊँ और वो हमारे मुट्ठी से नीचे की तरफ फिसलकर खत्म हो जाए। जो किसान भाई मखाना की खेती से जुड़े हैं और अच्छी उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उचित देखभाल की ज़रूरत है। मखाना की खेती में श्रम अधिक लगता है, लेकिन यह अधिक लाभकारी है। अच्छी उपज के लिए जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपज बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। यह मौसम मखाना की खेती का है। मखाने की खेती चिकनी दोमट मिट्टी या जल जमाव वाली भूमि में होती है, जैसे कि तालाब और दलदल। अगर सही तकनीक से इसकी खेती की जाए तो बहुत लाभकारी हो सकता है। मखाने की खेती के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए तालाब का पानी साफ होना चाहिए। फसल की सही बढ़वार के लिए समय समय पर DAP और पोटाश जैसी उर्वरकों का प्रयोग भी करते रहना ज़रूरी होता है, ताकि बेहतर मुनाफा कमाया जा सके। पशुपालक भाई बिहार राज्य के आबोहवा के लिए देसी नस्ल के गाय की अगर पालन करते हैं तो काफ़ी लाभ पहुंचेगा,
क्योंकि इसमें रोग होने की संभावना कम रहती है। यह आम नस्लों के मुकाबले दूध कम देती है, लेकिन मुनाफा अधिक मिलता है। सफलता की आज की महत्वपूर्ण कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुकुंदपुर गांव जिला वैशाली के प्रगतिशील युवा किसान राकेश कुमार से, जो YouTube से खेती की तकनीक सीखकर मक्का और बैगन की खेती कर रहे हैं और लागत मूल्य से दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तत्काल बैगन का और मक्का का किए हुए। मक्का लगाने में ज़्यादा लागत नहीं है, हाफ एकड़ लगाने में लगभग इसका है 7-8 हज़ार रुपया। मुनाफा 50%। मैं ज़्यादातर से ये YouTube देखता था, उसी से मैंने देखा था कि किस तरह से लोग करते हैं, तो मैं YouTube पे ही ज़्यादातर सीखा है जो भी खेती। समय और मजदूरों की कमी को पूरा करता है कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। यह कृषि यंत्र किसानों की मेहनत को कम तो करता ही है, साथ ही समय की बचत भी करता है। इस कृषि यंत्र के माध्यम से गेहूं और धान की कटाई आसानी से की जा सकती है। बाजार में अलग अलग दामों पर यह मशीन उपलब्ध है। आइए एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब जानेंगे पटना के बाजारों में आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज, आइए एक नज़र डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, सफलता की नई कहानी और साथ में जाना मौसम का हाल। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, लेकिन उसके पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु में क्यों ज़रूरी है पशु प्रबंधन और क्यों ज़रूरी हो जाता है पशु प्रबंधन के साथ साथ रोगों से बचाव। तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सविता कुमारी जी से। किसान भाई बहनों, वर्षा ऋतु इन दिनों चरम पे है और ऐसे में अपने पशुओं का अगर प्रबंधन ना किया जाए तो कई तरह के रोग और समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पशुओं से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सविता कुमारी जी, विहार वेटनरी कॉलेज पटना से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिबा आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे पशुपालक किसान भाइयों को यह बताइए कि क्यों ज़रूरत है वर्षा ऋतु में पशु प्रबंधन की। भाइयों के लिए पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण आय का स्रोत है और पशु से हम दूध उत्पादन और साथ ही साथ बहुत सारी आमदनी का स्रोत करते हैं। पशुओं में प्रबंधन एक विशेष महत्व रखता है और ख़ास करके मौसम के अनुसार पशुओं का प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में क्या होता है कि नमी की मात्रा बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है और साथ साथ गर्मी भी होता है। और इस तरह का जो मौसम होता है सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए एक अनुकूल मौसम होता है। इस समय बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनपते हैं, साथ ही साथ रोग वाहक कीटों का भी प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि पशुओं में संक्रमण बहुत बढ़ जाता है। कीट के कारण जैसे कि मच्छर मक्खी के काटने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, साथ साथ में टिक्स के काटने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और ऐसे मौसम में पशुओं में तनाव भी होता है। तनाव के कारण क्या होता है, पशु का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है और पशुओं में दूध उत्पादन जो है प्रभावित हो जाता है। पशुओं को हम क्यों पालते हैं? पशुओं को हम बेसिकली दूध उत्पादन के लिए पालते हैं और जब उनका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट जाती है तो पशुओं में जो है उनका उत्पादन घट जाएगा और अंततः जो है क्या होगा कि पशुपालक उससे प्रभावित होंगे और आमदनी उनकी घट जाती है। तो यह ज़रूरी है कि हम मौसम के अनुकूल, खास करके बरसात के मौसम में कुछ बातों को ध्यान रख के उनका बेहतर प्रबंधन करके हम पशुओं को रोग से बचा सकते हैं और हम अच्छे आमदनी कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहिबा आपने बताया कि जैसे नमी और आर्द्रता यानी गर्मी दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाती है पशुओं के रखरखाव के लिए। तो रखरखाव में जैसे आपने बात की प्रबंधन की, तो यहाँ और खान पान की, तो क्या ज़रूरी है कि हम ऐसे वर्षा ऋतु में खान पान का विशेष ध्यान रखें या ऐसे क्या चीज़ें दें जिससे कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार हो पशुओं में, उसके दूध उत्पादन की क्षमता बरकरार रहे? तो क्या प्रबंधन किया जाए आहार को लेकर? आहार के लिए जैसा कि कुछ खास सावधानियां रखनी होती है। बरसात के मौसम में हरे चारे की मात्रा बढ़ जाती है, चारा गीला हो जाता है और साथ ही साथ वातावरण में कीचड़ और रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हरे चारे की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है तो पशुओं को सिर्फ हरे चारा दे, और हरे चारे और सूखे चारे में एक संतुलन बना के रखें। अगर हरा चारा दे रहे हैं तो 60% तक हरा चारा और 40% तक सूखा चारा पशुओं को दें। बहुत ज़्यादा मात्रा में हरा चारा देने से क्या होता है, पशुओं में गैस बनती है और उनमें अफरा की समस्या हो जाती है। तो पशु जो है बेचैनी महसूस करने लगते हैं और उनमें दूध उत्पादन और बाकी स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि जब बरसात के मौसम में हमेशा नमी बनी रहती है तो पशु चारा ऐसे जगह पे संग्रहित किया जाए जहाँ पे कि नमी की मात्रा कम रहे, फफूंद ना लगे चारे में और जो पशु चारा हो वो सूखा रहे ताकि फफूंद यानी कि फंगल रोग जो है पशुओं में ना लगे। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि अगर पानी जो दे रहे हैं वो पानी साफ़ सुथरा हो। पशुओं को चरने के लिए नदी या तालाब के किनारे ना छोड़े, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है कि घोंघा और बाकी कीटों का भी प्रकोप होता है। जो हरा घास दे रहे हैं उनको झाड़ कर खिलाएं ताकि उन पे घोंघा ना रहे और जो है कि उनमें कीटों का प्रवेश, शरीर में कृमि का प्रवेश ना हो। आवासन की क्या व्यवस्था हो? ऐसी जगहों पे कौन सी ऐसी जगह पे आवासन की व्यवस्था करें जहां नमी भी नमी और आर्द्रता दोनों ही बराबर मात्रा में हो और पशु के लिए वह और ख़ासकर कीट और जो कीट पतंगे वो उससे बचे। तो ऐसे कैसे आवास की हम व्यवस्था करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि हमेशा कीचड़ या मिट्टी फैला हुआ रहता है,
तो पशु जो है हमेशा जो है सूखे नमी रहित जगह पे रहना पसंद करते हैं। तो पशु का आवास जो हो ऐसा जगह पे हो कि जो आसपास का ज़मीन है उससे थोड़ा उसका सतह ऊपर रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक ढाल बनाया जा सकता है और आवास में पानी जमा नहीं होगा। उनको ढाल रहने के कारण पानी का निकास होगा। साथ ही साथ आसपास के एरिया में गड्ढे ना हो ताकि मच्छर ना पनपे उनमें। नाली की व्यवस्था साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नाली जमा नहीं होना चाहिए ताकि मच्छर मक्खी का प्रकोप ना हो। और बरसात आने के पूर्व ही शेड की पूरी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। खिड़की दरवाजे अगर टूटे हुए हैं तो उनका रिपेयर करवा लेना चाहिए ताकि पानी का छींटा ना पड़े। पशु को हमेशा सूखा रखें। पशु को बहुत समय तक बारिश के पानी में ना बांध कर रखें। उससे क्या होता है कि उनमें निमोनिया और अन्य बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जो है पशु का जो शेड है उसमें कभी कभी क्या होता है दरार होता है, उसमें छेद होते हैं। तो उसमें क्या होता है कीट रह सकते हैं और उन कीटों को खाने के लिए मेढक आते हैं और वहाँ पे सांप भी आ सकते हैं, तो उससे भी हानि हो सकती है। तो ऐसे गड्ढे दरार जो शेड में है उनको भर देना चाहिए, या तो सीमेंट से या पुट्टी से उनको भर देना चाहिए। उनमें कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए और साथ ही साथ ये ध्यान देना चाहिए कि फर्श हमेशा साफ रहे और वो सूखा रहे। बरसात के मौसम में पशु में ऐसे कौन कौन से रोग हैं और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये हमारे पशुपालक किसान भाइयों को बताइए। बरसात के मौसम में सूक्ष्म जीवों का प्रकोप बढ़ जाता है और ऐसे मौसम में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ज़रूरी है कि बरसात आने के पूर्व ही कुछ ज़रूरी सावधानियां बरत लेनी चाहिए जिससे कि बरसात के मौसम में पशुओं में बीमारियों से बचा जा सके। जैसे कि एक है लंगड़ा रोग और एक है गला घोटू रोग। इनके खिलाफ जो है टीका उपलब्ध है और बरसात आने के पहले ही इनके लिए टीकाकरण मई जून के महीने में पशुओं में कर लेना चाहिए, ताकि बरसात के समय में गला घोटू रोग जो है एक श्वास की बीमारी है पशुओं में। इसमें पशुओं में सांस लेने की में दिक्कत होती है जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होती है और इसमें घर घर की आवाज़ आती है, गले में सूजन हो जाती है, पशुओं से लार टपकता है। और इनका बचाव के लिए ज़रूरी है कि पहले बरसात आने के पूर्व पशुओं में टीकाकरण कर लेना चाहिए। साथ एक महत्वपूर्ण बीमारी है लंगड़ा रोग है, जिसके लिए भी पशु में टीका उपलब्ध है जो कि बरसात के पूर्व मानसून के पूर्व पशुओं में कर लेना चाहिए। साथ ही साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं में कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग बरसात आने के पूर्व और बरसात के बाद कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। उनमें दस्त की समस्या न हो। अक्सर क्या होता है कि कृमि के कारण पशुओं में दस्त की समस्या होने लगती है तो और उनका दूध उत्पादन और खून प्रभावित होता है, खून की कमी होने लगती है। तो पशुओं में आवश्यक जो टीकाकरण है बरसात आने के पूर्व पशुओं में आवश्यक टीकाकरण और साथ ही साथ टीकाकरण के पूर्व कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग जो है पशुओं में ज़रूर करना चाहिए, ताकि पशु हमारे स्वस्थ रहें और बरसात के मौसम के लिए वो पूर्णतः तैयार रह सके और उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित ना हो। वर्षा ऋतु में पशु प्रबंधन और उससे होने वाले रोगों से बचाव से जुड़ी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि वर्षा ऋतु में पशु प्रबंधन कैसे किया जाए और साथ में रोगों से बचाव कैसे किया जाए हमारे विशेषज्ञ से। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। जी हाँ, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना पर आइए हम देखते हैं ये फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में
कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दर्शकों, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या
kddkpatna@gmail.com।